किया था। चलिए आयशा जी पढ़िए। 42 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साक्ष्य सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। सेक्शन 42 का कहता है, सेक्शन 42 में जो है बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कौन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस सेक्शन में ये बताया गया है कि किस व्यक्ति को आप जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य कह सकते हो। क्योंकि लास्ट हमने जो है विशंबर साह वाले जो है उसमें पढ़ा कि हमने वहां पर क्या पढ़ा कि अगर कोई व्यक्ति मात्र खड़ा होकर देख रहा है तो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कौन सदस्य जो है विधि विरुद्ध जमाव सदस्य कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हो। पहली बात तो यहाँ पर क्या है, उसको जो है उन तथ्यों से क्या होना चाहिए, परिचित। जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाता है, जो क्या करता है, ऐसे तथ्य जो किसी जमाव को क्या करता है, विधि विरुद्ध जमाव बनाता है, उन तथ्यों से परिचित होना चाहिए। उस जमाव में साक्ष्य, साक्ष्य मतलब इंटेंशनली, साक्ष्य उसका भी क्या है, इंटेंशन है, सम्मिलित होता है, यह उसमें बना रहता है, या तो सम्मिलित हुआ है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। तो देखो अब आपको पता लग गया कि विधि विरुद्ध जमाव सदस्य कौन होता है। यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट बताई गई है, यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, सम्मिलित और दूसरा है बना रहता। देखो इन दोनों में डिफरेंट क्या है। सम्मिलित का मतलब तो यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो शुरू में तो क्या था, शुरू में तो इसका सदस्य नहीं था, शुरू में जो है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसने जो है उस जमाव को या उस जो है असेंबली को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर ये भी व्यक्ति दंडित होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस ग्रुप में सम्मिलित तो था, लेकिन उस समय वो जमाव जो था, जो असेंबली थी, वो विधि विरुद्ध असेंबली नहीं थी। जिस समय ए ने ज्वाइन किया, जिस समय ए ने ज्वाइन किया उस समय वो जमाव जो है विधि विरुद्ध जमाव नहीं था। लेकिन जब ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव बन जाता है, तब भी वो क्या करता है, तब भी उसमें वो बना रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन में दंडित किया जाएगा। ये बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो, अब इसी के साथ जो है सेक्शन आता है 143। देखो 141, 142 ये तो क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली। लेकिन जो सेक्शन 143 है, ये क्या करता है, ये पनिशमेंट की बात करता है। ये बात करता है आपकी पनिशमेंट की, कि विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों को कितना पनिशमेंट मिलेगा। पढ़ो ऐसा इसको। सेक्शन 143 दंड। जो कोई भी जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, ठीक है, वह दोनों में से किसी भी भारतीय कारावास से, जिसमें 6 मास तक का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर आपको कितने दंड से दंडित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है 6 माह का कारावास या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ये तो बात थी आपके सेक्शन 143 तक। अब 142 में क्या है, थोड़ा सा इसको इन्होंने और क्या कर दिया, थोड़ा सा इन्होंने इसको और चेंज कर दिया।
अब एक व्यक्ति ए है, ठीक है, ये वाला, ये शामिल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है इस अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, जिसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। तो इसको कितना पनिशमेंट मिलेगा बताओ? 6 माह अगर ये का। व्यक्ति 6 माह 6 मंथ्स या जुर्माना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, एक व्यक्ति और है जिसका नाम है बी भाई साहब, ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी इस अनलॉफुल असेंबली में इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मेरे पास जो है, मेरे पास हथियार है, आर्म्स है, ठीक है, मेरे पास हथियार है और मैं हथियार को लेकर जो है इस विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होऊंगा या हो जाऊंगा या हो गया हूं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या प्रोविजन है, इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 144 में। पढ़ो ऐसा इसको। ऐसा मेरी आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए सेक्शन 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कहा गया है आपका कि एक व्यक्ति ए है और वो क्या हुआ, वो विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है। लेकिन जब वो विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है तो यहाँ पर क्या है, उसके पास घातक हथियार है। साबिया, इसको जरा शगुन को मैसेज करो कि भाई क्लास टीम पे चल रही है, ज्वाइन कर लेगी, वो मेरे को मैसेज कर रही है। यहाँ पर मान लो उसके पास कोई गन है, ठीक है, कोई चाकू है या कोई अन्य प्रकार का हथियार है, और हथियार ऐसा है जो घातक है, जो जानलेवा है। यहां पर कहा गया है कि जो कोई घातक आयुधों से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर, आक्रामक का मतलब जैसे कोई नोकीली चीज है या कोई ऐसी चीज है जिससे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कारित होनी संभाव्य है, सज्जित होते हुए किसी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा या होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खतरनाक आयुधों के साथ जो है किसी जो है अनलॉफुल असेंबली में सम्मिलित होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उसको 2 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि वो जो है ऐसे विधि विरुद्ध जमाव में, ठीक है, घातक आयुधों के साथ क्या हुआ हो, सज्जित हुआ हो। ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन यहाँ पर कैसा आएगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनेगा पहला कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना किस धारा में बताया गया है। तो ये बात आपको साफ क्लियर कट पता है
सेक्शन 144 में जो है इसके बारे में बताया। या पूछ लेगा कि घातक आयुधों से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होने के लिए आईपीसी में कितने दंड का प्रावधान किया गया है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर 2 वर्ष का जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास सॉरी, और साथ में जो है जुर्माना। अब देखो जुर्माने की अगर हम बात करते हैं, पेनल्टी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर पेनल्टी जो है आपकी मेंशन नहीं की गई है। यहाँ कहीं पर भी आपको पेनल्टी के बारे में नहीं बताया गया है। तो पेनल्टी या फाइन जिसको बोलते हैं, फाइन के लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है, वो पूछा है कि कितना फाइन हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर आप फला फला कोई अपराध करते हो तो उसके लिए कितना फाइन है। हालांकि फाइन के बारे में वहां पर मेंशन नहीं किया गया है, तो आप लिख दोगे असीमित किंतु अपर्याप्त नहीं। ठीक है, इसका मतलब फाइन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कोई ऐसा जो है अनसफिशिएंट या जो है कोई ऐसा फाइन नहीं होगा जो रीजनेबल ना हो। तो ये बात आपकी जो सेक्शन 144 में बताई गई है। कितनी बात आपको समझ आ गई, बताओ सबको क्लियर इतनी बातें? ठीक है, अब देखो, अब एक स्टोरी में आपको और सुनाता हूं। स्टोरी सुना सुना के तुम्हें जो है मैंने चीजों को कोशिश करता हूं समझाने की। यहां पर जो है ये है अनलॉफुल असेंबली, जिसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी ये सब क्या है, इस विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं। और यहां पर क्या है, ये है आपकी पुलिस। ठीक है, ये है पुलिस। अब जो ये पुलिस है ये क्या करती है, ये जो विधि विरुद्ध जमाव इकट्ठा हुआ है इस पर वार्निंग देती है कि भाई तुम यहाँ से हट जाओ और तुम जो है लोक शांति को, व्यवस्था को भंग मत करो, वरना हम आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। इतनी बात सुनने के बाद जो है यहाँ से जो ये विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हैं टस से मस नहीं होते, यानी यहाँ से नहीं हिलते हैं। हालांकि इन्होंने भी करा कुछ नहीं है, लेकिन जमाव अगर विधि विरुद्ध है और यहाँ से अगर ये नहीं हटते तो इस कंडीशन में क्या होगी, इस कंडीशन में पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी और न्यायालय के द्वारा इनको सजा दी जाएगी। पढ़ो जरा सा इसको 145 को। जी सर। सेक्शन 145, किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दे दिया गया है। वही बात है मैंने आपको जो बताई है कि पुलिस वाले ने इनको कहा कि भाई हट जाओ, लेकिन ये क्या करते हैं, ये वहां से नहीं हटते और वहीं पर बने रहते हैं। जान दे दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, या जो है इस जो है वार्निंग के बाद भी या तो उसमें कोई व्यक्ति सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखो सेक्शन 145 में भी उतना ही पनिशमेंट है जितना आपका 144 में। इसके लिए क्या करो, इसके लिए आप याद भी रखना, याद करने का तरीका यही है कि जिन जो है आईपीसी में जितने भी सेक्शंस हैं, जिन सेक्शंस में 6 मंथ का कारावास दिया गया है उनका एक टेबल अलग बना लो,
जिनमें 1 साल का कारावास दिया गया है उनका एक टेबल अलग बनाओ, और जिसमें जो है आपका 2 साल का कारावास दिया गया है उसकी एक टेबल अलग बना लो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। देखो जैसे आपने अभी पढ़ा कि इसमें जो है आपका 6 मंथ का कारावास और साथ में जुर्माना है 143 में, लेकिन 144 और 145 दोनों में क्या है, दोनों में सेम जो है आपके पनिशमेंट की बात की गई है। 2 ईयर जो है इम्प्रिजमेंट है और साथ में जो है आपका फाइन है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब ये बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। जी सर। अब देखो यहां पर अब हमारा जो है विधि विरुद्ध जमाओ का चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं बलवा यानी रॉयटिंग के बारे में बात करते हैं। देखो रॉयटिंग को समझने से पहले, पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। रॉयटिंग क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। देखो रॉयटिंग जो है इसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, रॉयटिंग में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। रॉयटिंग क्या है, बलवे सॉरी अनलॉफुल असेंबली का एक बड़ा रूप है। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली का एक बड़ा फॉर्मेट जो है आपका यहाँ पर रॉयटिंग है। कैसे है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो अनलॉफुल असेंबली में क्या होता है, हम अनलॉफुल असेंबली में कोई हिंसा नहीं करते। ठीक है, मेनली आपको रखना है, हम जो है आपका कोई वॉलेशन नहीं करते, फोर्स ऑफ वॉलेशन नहीं करते आपका किसमें, अनलॉफुल असेंबली में। अनलॉफुल असेंबली तो है, हमें जो पनिशमेंट दिया जा रहा है वो अनलॉफुल असेंबली के लिए दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो आपका सेक्शन 146 है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो है फोर्स का यूज किया है, वॉयलेशन किया है। कैसे किया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो अनलॉफुल असेंबली में क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी सेक्शन 144 लग जाती है, धारा 144 लग जाती है। सुना है सबने किसी ने कि भाई धारा 144 लग गई वहां पर जो सेक्शन 144 लग गई। तो उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब लोग जो है एक स्थान पर इकट्ठा ना हो। लेकिन अगर लोग एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो उनको जो है अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशमेंट दिया जाता है। लेकिन क्या कोई वो एक्ट करते हैं, बताओ? नो सर। वो केवल खड़े होते हैं, और खड़े होने पर जब उनको मना किया गया है और वो बने रहते हैं तो वहां पर उन पर जो है अनलॉफुल असेंबली के लिए चार्ज फ्रेम हो जाता है। लेकिन क्या है, जो रॉयटिंग है, जो बलवा है, बलवे में ऐसा नहीं है। बलवे का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, बलवे में हिंसा होती है। मैंने आपको फिर बताया अनलॉफुल असेंबली का ही एक बड़ा रूप क्या है, बलवा है। अगर आप खड़े रहोगे केवल तो अनलॉफुल असेंबली है, और अगर आप उसमें कोई हिंसक जो है प्रवृत्ति का कोई कृत्य कर देते हो तो वहां पर वो बलवा बन जाता है। अब बलवा होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं, पढ़ो जरा इसे। सेक्शन 146 पढ़िए। के अपराध का दोषी होगा। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा, देखो विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली का कोई मेंबर है, जब किसी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा या उसके किसी मेंबर के द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दो चीज दी गई है, आपका फोर्स और वायलेंस। ठीक है, यहाँ पर बल या हिंसा का जिस समय आप प्रयोग कर दोगे, बल या हिंसा किस लिए, ऐसे जो है आशय को अग्रसर करने में, उसको जो है आगे मतलब कमिट करने में, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य
बलवा करने का अपराध का दोषी होगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपने अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर ने या अनलॉफुल असेंबली ने बल, फोर्स या वायलेशन का क्या किया, यूज किया, तो वो ऐसा विधि विरुद्ध जमाव क्या हो जाएगा, ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जो है बलवे के अपराध के लिए दंडित होगा। पहले बताओ इतनी बात कंफर्म है? ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा कहीं पर जो है बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए ये कौन सा अपराध है? तो आप क्या बताओगे, कौन सा अपराध है बताओ? ये अपराध आपका जो है बलवा होगा, ठीक है, रॉयटिंग होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछेगा वो कि बलवे के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, तो बताइए कितने मेंबर होने जरूरी है, पर्सन होने जरूरी है बलवे के लिए? 5 या इससे अधिक। 5 या इससे अधिक। बिल्कुल, 5 और मोर पर्सन, 5 या अधिक व्यक्ति द्वारा ही यहाँ पर जो है बलवा किया जाता है। कंसेप्ट बिल्कुल जो है क्लियर है। जिस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है अनलॉफुल असेंबली है, सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ पर आपका रॉयटिंग है। रॉयटिंग और अनलॉफुल असेंबली इन दोनों में कोई प्रयोग नहीं है, अंतर नहीं है। देखो, बल या हिंसा का प्रयोग जो है बलवा करने के अपराध को विधि विरुद्ध जमाव से अलग करता है। एक क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ लेगा कि वो कौन से ऐसे तथ्य हैं, वो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो बलवा और विधि विरुद्ध जमाव, जो रॉयटिंग और अनलॉफुल असेंबली को एक दूसरे से अलग करते हैं। बताओ वो कौन से फैक्ट हैं? बल या हिंसा और हिंसा का प्रयोग करना। बिल्कुल, यहाँ पर जो है आपका जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स जो है आपका और जो वायलेशन है, वायलेशन क्या करता है, आपको जो है इससे अलग करता है। याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि रॉयटिंग और आपका जो अनलॉफुल असेंबली है, दोनों को अलग तथ्य करने वाले कौन से तथ्य हैं, तो आपको याद रखना है फोर्स और वायलेशन है। अब यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर जो है वो पूछता है कि बलवा और, बिल्कुल फोर्स वायलेशन होना, बिल्कुल सही आंसर है पूर्णा। बलवा और विधि विरुद्ध जमाव में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है? तो देखो, समानता की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, बलवे के लिए कितने जो है व्यक्तियों की आवश्यकता है? 5 या इससे अधिक। 5 या 5 उससे ज्यादा। और विधि विरुद्ध जमाव? जमात के लिए भी 5 या उससे ज्यादा। ये भी अपना सामान्य उद्देश्य में कार्य कर रहे हैं, ये भी अपना जो है सामान्य उद्देश्य में के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। बलवा जो है आपको डिफाइन किया गया है 146 में, जबकि जो विधि विरुद्ध जमाव है 141 में किया गया है। सॉरी, यहाँ पर जो है बल और हिंसा का प्रयोग होता है, यहाँ पर क्या है, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर इसमें जो है नेक्स्ट आपका, इसमें पूछेगा इसका पनिशमेंट कितना है। तो देखो, आपने सुना अगर आप सिंपली अगर को अगर आप जो सिंपली विधि विरुद्ध जमाव करते हो तो उसके लिए आपको 6 माह कारावास और 7 जुर्माना है। लेकिन बर्वे के लिए कितना है, बर्वे के लिए जो आपका 2 वर्ष का कारावास हो जाएगा, या फिर जुर्माना, या फिर दोनों से दंडनीय हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको दोनों के इनके डिफरेंट करने हैं, दोनों के डिफरेंट करने के बाद ही आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। एक शब्द और भी है, हिंसा। देखो, बल या हिंसा, मीनिंग ऑफ फोर्स और वायलेशन। अगर आप जो है यहाँ पर अगर हिंसा की बात करो
तो देखो हिंसा को तो कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। जो आपकी हिंसा होती है, वॉयलेशन जो होता है, उसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। देखो हिंसा शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में नहीं की गई है। इस धारा में केवल व्यक्तियों के विरुद्ध ही बल का प्रयोग सीमित है, लेकिन हिंसा केवल व्यक्तियों के विरुद्ध बल प्रयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्जीव वस्तुओं के विरुद्ध भी बल प्रयोग विस्तृत है। हिंसा बल से व्यापक है। देखो दो शब्द हैं, एक तो है हिंसा जिसको बोलते हैं वॉयलेशन, और दूसरा है बल। देखो बल जो होता है आपराधिक बल, बल भी अपने आप में जो है दंडित नहीं है जब तक वो आपराधिक बल में कन्वर्ट ना हो। आपराधिक बल जो है वो व्यक्तियों के प्रति क्या है, यहाँ पर दंडनीय बनाया गया है, ठीक है। व्यक्तियों के प्रति क्या है, आपराधिक बल दंडनीय है, जैसे कि इसमें बताया गया है। लेकिन अगर हम हिंसा की बात करें तो हिंसा जो है बल से ज्यादा क्या है, वाइड है। इसका जो क्राइटेरिया है वो बल से ज्यादा बड़ा है। कैसे? क्योंकि हिंसा जो है वो व्यक्तियों के विरुद्ध तो होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन ये कोई निर्जीव वस्तु या जैसे आपका पशु, मतलब इसको एनिमल बोलते हैं, उनके खिलाफ भी हो सकती है। हालांकि हिंसा को जो है डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि बल को चलो डिफाइन किया गया है। अब अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स को कहां पर डिफाइन किया गया है, 349 में। 349 में जो है बल को परिभाषित किया गया है, फोर्स को परिभाषित किया गया है। फोर्स क्या होता है? फोर्स की अगर हम बात करें, ये कहता है कि बल को अन्य गति में गति परिवर्तन या गतिहीनता करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी यहां पर देखो किसी चीज को गति देना, किसी वस्तु को गति देना, या फिर गति में परिवर्तन करना, या फिर गतिहीन बना देना, ये तीनों जो है बल की श्रेणी में आता है। हालांकि आप अभी टेंशन मत लो, जब हम जो है 349 पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। ये तो बीच में टॉपिक आ गया तो मेरे को आपको बताना पड़ा। बल क्या है? किसी वस्तु को गति देना। मान लो कोई वस्तु खड़ी हुई है, ठीक है, कोई वस्तु खड़ी हुई है, एक घोड़ा टांगा है जो आराम से खड़ा हुआ है। अब एक पर्सन है ए, उसके दिमाग में खुराप आती है और उसने क्या किया, इस घोड़े को तेज चाबुक मारी। जब चाबुक मारी तो इसने जो है क्या कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया, और इतनी तेज दौड़ा कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है क्या करता चला गया, लोगों को जो है जख्मी करते हुए चला गया। दूसरा क्या है, उसको जो है परिवर्तन करना। घोड़ा अपनी चाल चल रहा है आराम से, इसने क्या किया, इसने जो उसको इतनी तेज चाबुक लगाया कि वो बहुत स्पीड से भागने लगा, ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो बैठे हुए लोग थे इसके अंदर वो क्या हो गए, हताहत हो गए। थर्ड क्या है, कोई जो है यहाँ पर घोड़ा चल रहा है, लेकिन इसने क्या किया, ए ने जो है घोड़े के जो रथ था, रथ के पहिए में जो है एक डंडा डाल दिया, जिससे क्या हुआ, जिससे जो है घोड़ा भी रुक गया और जो है जो टायर थे उसके वो टूट गए, जिससे क्या हुआ, वो गतिहीन हो गया, जो स्पीड थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो यहाँ पर कहा जाएगा इसने जो है बल का प्रयोग किया है, इसने जो है बल का प्रयोग किया है। और यहाँ पर बल कौन सा प्रयोग किया है, इसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। सबको समझ में आ जाती बात? पहले कंफर्म बताओ, फिर आगे चलूंगा मैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर देखो बल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो बल होता है, बल से ज्यादा जो आपका वाइड एरिया है वो हिंसा का है, वॉयलेशन का है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है सेक्शन आपका 47 से पढ़ने से पहले जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि बलवा और किस किस प्रकार से हो सकता है। देखो सामान्य उद्देश्य के अवसर में बल या हिंसा का प्रयोग बलवा के गठन हेतु यह भी आवश्यक है कि किसी विधिवत जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा सामान्य उद्देश्य के अवसर में बल या हिंसा का प्रयोग किया हो। एक बात और इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जैसे कोई अनलॉफुल असेंबली है,
ठीक है। जो यहाँ पर उसका एक मेंबर है ए जो है यहाँ पर ऐसा कार्य कॉमन ऑब्जेक्ट, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट के जो है बिहाफ पर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो पता लगा अनलॉफुल जो असेंबली है उसका तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ए का था और ए ने अकेले ने ऐसा कार्य किया है, तो उसके लिए अनलॉफुल असेंबली जो है पनिशेबल नहीं होगी। लेकिन हाँ, सभी का कार्य अगर यहाँ पर क्या है, सभी का कार्य अगर यहाँ पर आपका सेम है, तो सबका इंटेंशन यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जाएगा और साथ में अनलॉफुल असेंबली को भी दंडित किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें केस है गनी खां के प्रकरण में, एक केस का नाम है गनी खां, ठीक है। गनी खां का एक वाद है, इसमें क्या हुआ था, इस वाद में धारण किया गया कि संहिता की धारा 349 में बल शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसे धारा 146 के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। धारा 146 आईपीसी में बल शब्द का प्रयोग धारा 349 आईपीसी के अर्थों में हुआ है। वही बात इसने बताई है कि जो हम पढ़ते हैं ना बल 146 में फोर्स पढ़ते हैं, उस फोर्स का मतलब उसी मतलब से है जो आपका जो है सेक्शन 349 में बताया गया है। फिर देखो इसमें एक केस है और समरुद्दीन 1912, देखो ये जो है केस 1989 में डिसाइड हुआ। इस वाद में न्यायाधीश थे क्लाउडेन, ठीक है। क्लाउडेन इसमें जो है क्या थे, क्लाउडेन इसमें जो है जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि बल या हिंसा का प्रयोग ही बल को विधि विरुद्ध जमाव से विभेदित करता है। बल प्रयोग बलवा के अपराध का महत्वपूर्ण तत्व है। इस केस को लिख लो भाई, ये इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखो समरुद्दीन 1912 कलकत्ता, फिर लिखो 1989, लिखो इस वाद में न्यायाधीश क्लाउडेन ने स्पष्ट किया कि बल या हिंसा का प्रयोग ही बलवे को विधि विरुद्ध जमाव से विभेदित करता है, बल प्रयोग बलवा के अपराध का महत्वपूर्ण तत्व है, देखो इस वाद में बताया गया है, लाइन को दोबारा रिपीट करना। बल प्रयोग बलवा के अपराध का महत्वपूर्ण तत्व है। देखो यहाँ पर जो है आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो कौन सा वाद था, वो कौन सा ऐसा केस था जिसमें बताया गया था कि बल या हिंसा क्या करती है, बलवे को या विधि विरुद्ध जमाव को एक दूसरे से अलग करती है। तो ये समरुद्दीन जो है 1912 का मामला है। इसमें जो जस्टिस थे वो थे क्लाउडेन के द्वारा ये बात बताई गई थी। तो देखो इस प्रकार से जो है आज हमने जो है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसका बचा हुआ पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने
मैं लाऊंगा। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक का लेक्चर जो है समझ में आया हो। इससे आगे जो है कल हम पढ़ेंगे आपके इसके कुछ केस लॉस पढ़ेंगे और साथ में जो है कल इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो आज जो है मैंने आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर बता दिया है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया।